डस्टर कहाँ गया? गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सभी बच्चों का स्वागत है। तो काफ़ी बच्चों ने बोला आज सुबह ही मॉर्निंग में कि सर क्लास 6 नहीं मिली, क्लास 6 नहीं मिली। तो क्लास 5 तक तो सबको मिल चुकी है। और जो जिस बच्चे को क्लास 6 नहीं मिली है, तो एक्चुअली क्या है कि कुछ बच्चों को क्लास 6 डिलीवर हो चुकी है और कुछ बच्चों को क्लास डिलीवर नहीं हो पाई है, बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। तो क्लास जो 6 है उसमें ज़्यादा नहीं कराया मैंने अभी फ़िलहाल। तो क्लास 6 का हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। तो हम जो आज जो हमारी क्लास 7 है, तो उसमें हम थोड़ा सा अटैचमेंट लेके चलेंगे क्लास 6 का, ठीक है। तो हमने क्लास 6 में जो पढ़ा था वो पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। और हम सब जानते हैं कि नंबर सिस्टम जो कि एक संख्या पद्धति होता है और ये पूरी अर्थमेटिक की जान होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है और उस क्वेश्चन की न्यूमेरिकल जो भी सीरीज है या न्यूमेरिकल टर्म जो भी हैं, अगर आपको उसका सेंस नहीं है तो वहाँ पे आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन अब ऐसे आने लगे हैं जहाँ पे आपको ये थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा कि वो जो नंबर है वो किस टाइप का नंबर है, ठीक है। तो हालांकि हमने जो पढ़ा था नंबर सिस्टम में वो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है, जैसे हमने डिजिट भी पढ़ लिया है और नंबर भी पढ़ लिया है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में। तो क्लास 6 को मैं अटैच करते हुए चल रहा हूँ, जिसमें हम क्लास 6 भी कवर करेंगे और क्लास 7 तो आज हमारी है ही, ठीक है। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो नंबर्स के बारे में पढ़ा था। और हम सब जानते हैं कि जो हमारे नंबर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, फोकस कीजिएगा मेरी वर्डिंग पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और बेटर रेस्पॉन्स के लिए, मतलब बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप जो है ईयरफोन का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि हमने क्वालिटी ऐसी कर रखी है साउंड की कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बाहर का नॉइज़ ना हो आपके पास, उसके लिए आप ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। चलिए, तो नंबर के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि नंबर को हम दो तरीके से ले सकते हैं, जिसमें पहला नंबर होगा रियल नंबर। क्या होगा? रियल नंबर। और हम सब जानते हैं कि रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और हम सब जानते हैं कि जो दूसरा नंबर होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और याद रखेंगे जो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है वो काल्पनिक संख्या होती है। और ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो रियल नंबर होता है वो होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं रियल नंबर के बारे में बात करूं तो हम सब जानते हैं कि रियल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे लिखे जा सकते हैं। जैसे कि हमने एक लाइन ली और इस लाइन पे हमने यहाँ पे लिया क्या? 0, ठीक है। तो अब अगर मैं 0 से आगे चलता हूँ तो क्या आएगा? 0 के आगे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, है ना, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। यानी कि ये सभी +1 +2 +3 +4 +5, ये जो सेंस होती है ये पॉजिटिव सेंस होती है और ये इनफाइनाइट होते हैं। यानी कि 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर ऐसे करते करते ये अनंत तक चले जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 0 से कम के बारे में तो ये नेगेटिव में भी होते हैं। और ये होगा -1 हुआ, ठीक है, या फिर -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ। इस तरीके से ये भी इनफाइनाइट होते हैं। तो फाइनली जो रियल नंबर होते हैं वो वे नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे लिखे जा सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो रियल नंबर होते हैं वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि नंबर इसी टाइप के हों।
एक और दो के बीच में भी नंबर होते हैं, जैसे 0.3, 0.4, 0.7, पॉइंट सॉरी 0.9 etc। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बारे में। अगर हम बात करें इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि जो इमेजिनरी नंबर होता है वो नंबर्स लाइन पे नहीं लिखे जाते, यानी कि जो इमेजिनरी नंबर होगा वो इन लाइन पे हम शो नहीं करा सकते, इस लाइन पे हम रिप्रेजेंट नहीं करा सकते। और ये जो नंबर होते हैं ये किस टाइप के नंबर होते हैं, तो याद रखिएगा ये नंबर जो होते हैं वो होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। यानी कि ये स्क्वायर रूट में कुछ नेगेटिव नंबर होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में लेना चाहूंगा, एग्जाम्पल में मैंने लिया -33। अब आप एक बात समझिए कि जो नंबर 33 है, माइनस के जो 33 है वो स्क्वायर रूट में है और नेगेटिव नंबर है, और आप इसके किसी भी तरीके से जो है फैक्टर नहीं कर सकते, यानी कि इसको सोल्व करना, इसका जो है एक तरीके से जो है आप इसको जो है रूट निकालना वो नहीं निकल पाएगा। और साथ ही ऐसे कोई भी दो पर्टिकुलर नंबर भी पॉसिबल नहीं होते जो इसको जो है शो करा दे। ठीक है, जैसे माइनस के ले लेते हैं, माइनस के 19 ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे माइनस के 16 हो गया etc। ठीक है, तो ये जो सभी होते हैं ये हमारे काल्पनिक नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, जो एक नंबर लाइन पे प्रदर्शित नहीं किए जा सकते, रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगर आगे बढ़े थोड़ा, तो एक हमने अपने लिए एक इजाद किया है नंबर -√-1 और √-1 नथिंग इज नथिंग बट दिस इज ए आयोटा। ठीक है, यानी कि जो √-1 है वो कुछ नहीं है, लेकिन हम इसको आयोटा यानी कि आई से प्रदर्शित करेंगे और ये आयोटा कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम -33 की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं -33 मल्टीप्लाई √33 मल्टीप्लाई -1, तो ये हो जाएगा 33i। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई, तो याद रखिएगा इस बारे में। अगर हम बात करें आगे थोड़ा सा चले, क्योंकि क्लास 6 है उसका ही मैं मटेरियल पढ़ा रहा हूँ, तो अभी जिन बच्चों को क्लास नहीं पहुँची है वो उनको क्लास डिलीवर हो जाएगी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको अभी रिकॉल मतलब उसको ठीक कर रही है हमारी टीम, तो इसलिए मैं अगर 1% मान लीजिएगा वो क्लास रिकवर नहीं हम कर पाए, तो क्लास नंबर 7 में ही मैं आपको वो सारी चीज़ें समझा रहा हूँ जो क्लास 6 में मैंने कराई हैं। ठीक है, अब उसके बाद जरूरी नहीं है कि वो आपसे यही बातें पूछे, वो आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए, जो है आपसे ये भी तो पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है वो कि बताइए, चलो खैर एक काम करते हैं, आई की वैल्यू को थोड़ा बाद में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो हमारा -1 है अंडर रूट में वो आयोटा है, यानी कि अगर हमें आई का स्क्वायर कहे तो हम क्या निकालेंगे, -1 निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। हम सब जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, तो सम्मिश्र संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें हमारा एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है, और ये किस फॉर्म में लिखे होते हैं थोड़ा देखिएगा। तो नेक्स्ट है आपका हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम सब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। और ये जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं ये किस फॉर्म में लिखी होती हैं, तो एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैंने लिखा 7 + 4i। ठीक है,
तो ये हमारी क्या है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हम सब जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नंबर रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि 7, 7 क्या है, 7 हमारा एक रियल नंबर है। और जो हमारा 4 है ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। क्या है हमारा, इमेजिनरी नंबर। तो यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसकी फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं a प्लस माइनस बी आई की फॉर्म में लिखते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप इतनी बात समझ पाए? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो आप इसको ध्यान से समझते चलें, इसको बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं उसको देखते चलें, और जो जो मेरी वर्डिंग है, जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा देखते चलिए, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे अगर मैं बात करना चाहूं और डिटेल के बारे में, तो कभी कभी वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का, कभी कभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे जो है मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है यहाँ पे। हालांकि रेयर केस है, एसएससी में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, है ना। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है। और मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, है ना, मैग्नीट्यूड होगा यानी कि मोड ऑफ जेड, मोड ऑफ जेड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि परिमाण निकालना है। हिंदी में बोलेंगे इसको परिमाण, ठीक है। परिमाण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड इक्वल, यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे 7 स्क्वायर प्लस और बी की वैल्यू रखेंगे 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 7 सत्ते 49, है ना, 7 सत्ते 49 और प्लस 4 चौक 16, ठीक है। तो इसको ऐड कर लीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा, हम सब जानते हैं कि 9 और 5 15 का 5 और 1 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है, 65। नहीं इसका नहीं निकालते, एक मिनट को एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हम दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स ले लो बच्चों, जैसे कि z बराबर 3 प्लस 4i, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी परिमाण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका मोड ऑफ z इजिकल टू, ठीक है, यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी 3 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या होगी 4 स्क्वायर, ठीक है, रूट में है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 तिया 9 और प्लस 4 चौक 16 और 16 9 कितना हो गया 25 और 25 का अंडर रूट क्या होगा 5, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया निकल के, ठीक है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा कि जब मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा और काफ़ी सारी एपी जीपी एचपी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों का यूज़ होगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, इसको देख लीजिए केवल। हालांकि आपने कॉपी कर लिया होगा, नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। चलिए अब ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा स्पीड से मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने करा दिया है, काफ़ी सारे बच्चों को क्लास मिल चुकी होगी, है ना। लगभग 300-400 बच्चों को क्लास नहीं मिल पाई होगी, है ना। बाकी तो सभी बच्चों को लगभग मिल चुकी है ना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे और इसमें ऐड किए हमने। चलो अगर हम बात करें रियल नंबर के बारे में, अगर हम बात करें रियल नंबर के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि रियल नंबर एक वास्तविक संख्या होती है और हम इसको भी दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इज नोन एज फर्स्ट इंटीजर, इंटीजर ठीक है, इंटीजर। और दूसरा हमारा होगा क्या होगा
इंटीजर, ठीक है, और दूसरा हमारा होगा डेसिमल, ठीक है। तो इंटीजर को तो बाद में देख लेंगे, पहले हम डेसिमल को देख लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो डेसिमल होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। और इसको भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, और हम सब जानते हैं पहला होगा पहला होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, याद रखिएगा इस बारे में। तो हिंदी में अगर बात करें तो टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलेंगे, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे शांत दशमलव, और ये होगा अशांत दशमलव, ठीक है। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। प्लीज आप लोग मेरी वर्डिंग पे ध्यान रखिएगा, और जैसे जैसे अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो नोट्स में जो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उस चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा। हालांकि नोट्स में दे रहा हूँ तो आपको नोट्स बनाने की भी टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें रियल नंबर्स के बारे में, तो हम रियल नंबर्स को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है डेसिमल। और हम सब जानते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक होता है हिंदी में, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं डेसिमल के बारे में, यानी दशमलव, ठीक है। अगर हम दशमलव के बारे में बात करें तो हम इसको भी दो प्रकार से बांट सकते हैं, और हम सब जानते हैं कि पहला होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और याद रखिएगा इसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव और इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वे डेसिमल होते हैं, वे दशमलव होते हैं जो अपने आप को एक फिक्स कर लेते हैं, अपने आप को आगे टर्मिनेट नहीं करते हैं, आगे वो कंटिन्यू नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिखा पॉइंट 0.15 है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद की जो चीज होती है उसको हम एक एक वर्ड को अलग अलग बोलते हैं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं जैसे 3.75, तो हम तो बोलते हैं कि मतलब जैसे बहुत से आपने देखा होगा वो बोलते हैं 3.75, लेकिन ये जो बोला जाता है ये बोला जाता है 3.75, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, और आप बोलेंगे कि कैसे पढ़ा जाएगा, तो आप बोलेंगे इसको 3.7512, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3.7512, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लिखा गया है 0.15 और 0.15 यहाँ पे फिक्स हो गया। जैसे मैंने लिखा, सॉरी जीरो और लगा लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 0.85, ठीक है, या मैंने लिखा 0.375, ठीक है। तो ये अपने आप को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो यानी कि जो शांत दशमलव होते हैं, ऐसे दशमलव जो अपने आप को खत्म कर देते हैं, अपने आप को टर्मिनेट कर देते हैं, वो हमारे शांत दशमलव कहलाते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, तो इसको भी मैंने दो कैटेगरी में लिखा है। पहली कैटेगरी होगी रिपीट या रिपीटिंग लिख लीजिएगा, और दूसरी होगी नॉन रिपीटिंग, ठीक है, दूसरी होगी नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग। यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे पुनरावर्ती, और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अपुनरावर्ती, है ना, शायद यही बोलेंगे हिंदी में, आप देख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, तो हम इसको दो टाइप में बांट सकते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर हम बात करें रिपीटिंग के बारे में, तो इसमें एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। रिपीटिंग जो है डेसिमल, वे डेसिमल होते हैं जो अपने आप को टर्मिनेट भी नहीं करते और
अपने आप को एक स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर जो है सीरीज में अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 0.6666 और डॉट 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 इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाए, ठीक है। तो ये जो होगा ना, ये अनंत तक चला जाएगा, यानी कि ये अपने आप को टर्मिनेट नहीं करेगा, साथ ही ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखिएगा 6 ने फिर अपने आप को रिपीट किया 6, 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 और आगे तक ऐसे ही चलता चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो इस टाइप के डेसिमल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी ये होगा रिपीटिंग, जो अपने आप को रिपीट करता है। लेकिन एक एग्जाम्पल और देखें तो एग्जाम्पल है जैसे 0.123 123 123 और ये आगे तक चलता ही चला जाए, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल होगा। कैसे? क्योंकि ये भी अपने आप को टर्मिनेट नहीं कर रहा है और अपने आप को एक पर्टिकुलर पेयर के रूप में रिपीट कर रहा है। जैसे 123 फिर 123 फिर 123 फिर 123 ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाए, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 0.8484848484, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका जो है रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन रिपीटिंग के बारे में, तो इसमें भी डेसिमल इस प्रकार का होगा जो ना तो अपने आप को टर्मिनेट करेगा और ना ही अपने आप को रिपीट करेगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 0.12847629018 डॉट 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 इसी तरीके से अपने आप को जो है वो ना तो टर्मिनेट करे और ना ही अपने आप को रिपीट करे, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई बात? जैसे कि पाई के बारे में बात करेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 3.1412 ऐसे डॉट 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 करते करते ये क्या हो जाएगा? अपने आप में नॉन रिपीटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब तीनों में आपको डिफरेंस आपको अच्छा खासा पता चल गया होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होगा जो अपने आप को फिक्स कर लेता है, अपने आप को स्थायी कर लेता है, अपने आप को टर्मिनेट कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि ये भी आपकी दो टाइप की होती है, जिसमें पहली होगा आपका रिपीटिंग और दूसरा होगा नॉन रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग की बात करें तो वो एक स्पेशल पर्टिकुलर सीरीज में या पर्टिकुलर पेयर के रूप में अपने आप को रिपीट करता चला जाएगा अनंत तक, उसका कोई भी टर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है। और ये एक स्पेशल पर्टिकुलर सीरीज में भी या एक पर्टिकुलर पेयर में भी अपने आप को रिपीट करते हैं। लेकिन अगर मैं नॉन रिपीटिंग के बारे में बात करूं तो हम सब जानते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग का मतलब 1 2 8 4 यानी कि मतलब कि आड़ी टेढ़ी तिरछी है ना, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं, मतलब कोई सीरीज नहीं बनेगी और ना ही अपने आप को टर्मिनेट करेगी, ठीक है। और इसी तरीके से पाई है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो अपने आप को फिक्स करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बात करता हूँ 0.15 की, ठीक है। तो जैसे 0.15 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, 15/100, ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अब आप बोलेंगे सर कैसे आया ये? तो देखो ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट है ये कितने अंकों के बाद है? तो आप बोलेंगे सर 2 अंकों के बाद है। कितने अंकों के बाद है? 2 अंकों के बाद है, यानी 1 और 1 2।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक लिख के 2 जीरो लगा थी। क्यों? क्योंकि 2 अंकों के बाद है डेसिमल। अगर 3 अंकों के बाद होता तो 3 जीरो आ जाती, 4 अंकों के बाद होता तो 4 अंक आ जाती। तो इस बात से हम क्या समझे? इस बात से हम ये समझते हैं कि अगर हमें जितने भी कोई भी हमारा संख्या है और उसमें डेसिमल है, और उस डेसिमल में से हमें उस संख्या में से हमें डेसिमल को रिमूव करना है, तो वो संख्या किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि p अपॉन क्यू में आ जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम साइड में ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2.51, और हम सब जानते हैं कि ये एक डेसिमल के रूप में लिखा है। अगर हमें इसका डेसिमल रिमूव करना है, डेसिमल को हटाना है, तो पहले हम ये देखेंगे कि ये जो डेसिमल है ये कितने अंकों के बाद लगा हुआ है। तो आप यहां से चेक करेंगे, यानी राइट टू लेफ्ट चलेंगे, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, तो कितने अंकों के बाद है? 1 और 1 2। ठीक है ना, तो कैसे हटाएंगे इसको? ये हटाया ऐसे, और नीचे 1 लिख के कितने अंकों के बाद था डेसिमल? 1 2, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो अब ये फाइनली 251/100 हो गया, जो कि ये किस फॉर्म में आ चुका है? ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, क्या आप इतनी बात समझ पाए? क्योंकि हम डेसिमल का टॉपिक भी पढ़ेंगे तो हम वहां पे इन चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, और इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3/20 हो गया। तो यानी कि मैं इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को किसके फॉर्म में भी लिख सकता हूं? p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो याद रखिएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। और जिसमें कि जो p होगा वो क्या होगा? वो नुमरेटर होगा, और जो हमारा q होगा वो डिमरेटर होगा। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो होगा अंश होगा, नीचे वाला हर होगा, और ये दोनों ही क्या होंगे? ये दोनों ही हमारे इंटीजर होंगे। ये क्या होंगे? दोनों ही हमारे इंटीजर होंगे, याद रखिएगा इस बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं इसको बोल दूं 85 को लिख सकता हूं, क्या 85 को लिख सकता हूं 85 अपॉन 100। तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, तो ये हो गया 17 अपॉन 20। तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं? इसको भी p अपॉन क्यू में लिख सकता हूं। ठीक है ना, और भाई ये जो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? लाइक दिस, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो सोल्व कर लीजिएगा। 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 5 तिया 15। सही है ना? क्या गड़बड़ हो गई कहीं? एक मिनट हो, शायद कुछ गलत कट गया। ऐसा कर लेते हैं कि 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। ठीक है, और ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 15 अपॉन 4। ठीक है, तो ये भी हमने p अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये जो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होगा इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां जो p अपॉन क्यू होगा, जिसमें जो p होगा वो एक इंटीजर होगा और q भी एक इंटीजर होगा। और याद रखेंगे जो p होगा वो नुमरेटर होगा, जो q होगा वो डिमरेटर होगा, यानी कि जो p होगा वो हमारा अंश होगा और जो q होगा वो हमारा हर होगा। ठीक है, आप इतनी बात समझ पाए? अगर इतनी बात समझ पाए हैं तो आगे बढ़ते हैं ना। चलो, कितना टाइम हो गया? 29 मिनट हो गई। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आप इतनी बात समझ पाए? ठीक है, अगर आप इतनी बात समझ पाए ना तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और इनको थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं, है ना। क्योंकि अभी तो हम ना, क्योंकि ऐसा है कि ये सभी जो चीजें है ना, जो आपका सीडीएस का पेपर होता है ना उसमें बहुत डीप पूछी जाती है, और एसएससी सीजीएल टीयर 2 में और एसएससी का जो टीयर 1 है उसमें भी, और आपके जितने भी जो छोटे मोटे एग्जामिनेशन होते हैं सभी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए अब हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल था वो तो वहीं के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में थोड़ा सा चीज़ें और आगे बढ़ लेते हैं, है ना।
तो मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे किसके बारे में, मैं बात करना चाहूंगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार रिपीट को पढ़ लेते हैं ना, यानी कि रिपीटिंग को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, यानी रिपीटिंग डेसिमल है ना, रिपीटिंग डेसिमल। देखना एक सेकंड रुको बच्चे, है ना, ये स्क्रीन पे शायद कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हाँ क्या हुआ, अच्छा 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 टेस्ट, चलो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो भाई बच्चों, आज ना हमारा जो है ना, देखो आज ना आपकी जो आज आपकी जो क्लास है ना वो मैथ की तो हो ही रही है, ठीक है ना, और रीजनिंग की आपकी मंडे को होगी टेस्ट, क्योंकि मैं 2 दिन से बाहर था तो उस वजह से मुझे क्लास आज का सबका बच्चों का ऑफ कराना पड़ा, हॉलीडे जो होता है ना सैटरडे संडे, तो उसको मैंने कैंसिल करा दिया है, क्योंकि एक तो हमारी जो है रक्षाबंधन की भी काफ़ी सारी छुट्टियां हो गई थी, और फिर 2 दिन की मैंने भी ले ली थी, तो इसलिए हमने सभी बच्चों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। तो आज आपकी मैथ्स की क्लास हो जाएगी, आपकी स्टैटिक जीके की क्लास हो जाएगी, और जो पॉलिटी की क्लास है वो नहीं हो पाएगी, बिकॉज पॉलिटी का मुझे टेस्ट लेना है और मैं एक ही टाइम में एक ही काम कर पाऊंगा ना, या तो पॉलिटी की क्लास ले लूँ या पॉलिटी की टेस्ट ले लेता हूँ, और चूंकि पॉलिटी अब कंप्लीट ही होने वाली है तो टेस्ट लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना सीख पा रहे हैं। तो मैं क्लासेस ख़त्म करने के बाद आपका इवनिंग में टेस्ट लूँगा पॉलिटी स्पेशल की, तो जितने भी बच्चे ऐड हैं ग्रुप में अपने, जो भी उनके अकाउंट्स हैं बने हुए, वो मैं सभी में लाइव आ जाऊँगा, ठीक है, आपको टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं वो तो टेस्ट देंगे ही देंगे, लेकिन जो बच्चे पॉलिटी मुझसे नहीं पढ़ते हैं, तो वो भी अगर अगर वो चाहते हैं तो वो भी अपना जो है टेस्ट दे सकते हैं, उसके लिए कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बारे में। और रीजनिंग की जो क्लास है, रीजनिंग अपडेट कंप्लीट हो चुका है, वो उसकी क्लास मंडे से स्टार्ट होगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो क्लासेस हैं वो भी मंडे से स्टार्ट होगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। तो देखो रिपीटिंग डेसिमल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा रिपीटिंग डेसिमल, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेट भी नहीं होंगे, और रिपीट भी होंगे अपने आप में, है ना। तो देखो जैसे मैंने लिखा 0.66666, ठीक है, ऐसे ही चलता चला जाए, ठीक है, इनफाइनाइट अनंत तक। तो ये क्या होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और साथ ही ये अपने आप को एक रिपीट भी कर रहा है। लेकिन मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 0.6 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या है कि ये जो 6 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इस पूरी डेसिमल में क्या रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, बार बार 6 रिपीट हो रहा है। तो मैंने इसलिए 6 पे बार लगा दिया, ठीक है। और अब मैं इसको आगे ऐसे भी लिख सकता हूं 6/9, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर बात हो गई होगी कि 6 तो समझ में आता है, लेकिन 9 कहाँ से आता है। तो बेटा 9 ये कहाँ से आया, तो मैंने इस पे से जो ये बार है ना, बार, इसको हटा दिया। और जब हम बार हटाते हैं तो हम ये देखते हैं कि बार कितने नंबर के ऊपर लगा हुआ है, यानी कितने अंकों के ऊपर लगा हुआ है। तो आप कहेंगे 1 अंक के ऊपर लगा हुआ है, तो जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने नीचे अपोन में 9 लिख देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि हालांकि क्वेश्चन ये जब आप डेसिमल पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बार कंसेप्ट को भी समझाऊंगा आपको,
लेकिन फिलहाल आप अभी यहाँ पे इतना ही समझे कि मैंने लिखा इसको 0.6 और 6 के ऊपर बार लगा दिया, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। और इस बार को फिर मैंने आगे हटा दिया, किसमें, 6/9 के रूप में लिखा, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूं 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 2/3। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो हमारी रिपीटिंग डेसिमल होती है, उसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो P होगा वो एक इंटीजर होगा और जो Q होगा वो भी हमारा एक इंटीजर होगा, ठीक है। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात इतनी। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे हम एग्जाम्पल ले यहाँ पे 0.84848484, ठीक है, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे अनंत तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ, 0.84 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पे 84 बार बार रिपीट हो रहा है। और इसका बार हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 84/99। यहाँ पे 99 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो बार था वो 2 अंकों के ऊपर लगा हुआ है, किस किस के ऊपर, 4 और 8 के ऊपर। और मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ क्या, तो देख लेते हैं भाई, अगर होता है तो हाँ हो सकता है। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, है ना, 28/33। तो ये भी हमारा किस फॉर्म में आ चुका, ये भी हमारा P/Q की फॉर्म में आ चुका। एक बात का याद रखेंगे कि अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाए ना, तो अपने दिमाग के ढक्कन खोल लिया करो और उस चीज को देख लिया करो कि अगर छोटी मोटी कोई काटने पीटने में मिस्टेक हो गई तो खुद से भी देख लिया करो, है ना। कि आप उसको भी कमेंट करके बताए तो इसको बता देता हूँ कि एक बार एक घटाने में एक शायद 1500 में से कुछ घटाना था, तो वहां पे एक नंबर की गड़बड़ हो गई, तो एक नालायक आदमी ने उस पर भी कमेंट कर दी। अरे भाई आप इतना तो देख सकते हो ना, छोटी मोटी गड़बड़ कैलकुलेशन सबसे होती है ना। हालांकि मैं, क्योंकि ऐसा होता है मेरे सामने यहाँ बच्चे तो नहीं बैठे हुए कि वो मेरी कैलकुलेशन बता देंगे, और मैंने तो ऑफलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन ऑनलाइन का मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है छोटी मोटी कैलकुलेशन देख लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा कि इन सब का पर्पस क्या है, कि ये भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और ये भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जब हम इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इनसे ही आगे जन्म होता है रैशनल नंबर का। किसका, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में, परिमेय संख्या। और हम सब जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो याद रखिएगा, अब मैं डेफिनेशन के रूप में समझा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए या फिर नोट्स में मेंशन है वो तो देख लीजिएगा। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे 2 शर्तें लगती हैं। पहली शर्त होगी कि जो हमारा Q होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कि जो हमारा P एंड जो हमारा Q है, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों के दोनों हमारे इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। आप इतनी बात समझ पाए, ठीक है। अगर आप इतनी बात समझ पाए हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं कुछ फ्रैक्शन दे देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा, जैसे 2/3 है ना, 28/33, ठीक है, 15/19 etc। ये सभी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए। तो अब याद रखेंगे कि जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है, जो उसमें जो रिपीटिंग डेसिमल होता है वो
उसको हम p और अपॉन q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वो एक परिमेय संख्या मानी जाती है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि जो परिमेय संख्या होती है उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p अपॉन q मान लीजिए, या फिर फ्रैक्शन कह लीजिए, या फिर भिन्न कह लीजिए, यानी कि जो परिमेय संख्या होती है वो हमेशा भिन्न के रूप में लिखी जाती है, फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाती है, p अपॉन q के रूप में लिखी जाती है, जिसमें जो q होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और p अपॉन जो q है वो इंटीजर होने चाहिए। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में घंटी बज रही होंगी कि सर q जो है जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। तो इधर देख लीजिएगा कि जैसे कि मैं लिखता हूं 2/0, तो ये अपने आप में क्या है, एक फ्रैक्शन है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैं नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूं। तो जब मैं किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करता हूं तो वो रिजल्ट क्या देगी, तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिवाइड। ठीक है, कैन नॉट बी डिवाइड होगा, यानी कि वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, कैलकुलेटर में भी देख लेना। तो किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पर वो डिवाइड नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, लाइक जैसे हम जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, तो आंसर 0 होगा। ठीक है, तो आंसर 0 होगा। ठीक है ना, तो यानी कि अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 होगा, लेकिन हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकता, वो जो आंसर होगा वो होगा कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, तो इसलिए कभी भी जो q की वैल्यू होगी लाइक दिस, इस तरीके से जो मैंने लिखा फ्रैक्शन में 2/3, तो ये तो हो गया p और ये हो गया q। तो जो नीचे वाली वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, और दूसरी ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो p अपॉन का मतलब यही होता है 2/3 यानी फ्रैक्शन में। ठीक है ना, आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। तो हमने यहां तक पढ़ा था। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है ना, देखो आप लोग ना बिल्कुल देखो, ऐसा होता है कि ना जो चीज अच्छी होती है, जहाँ पे समय लगता है, मतलब जहाँ पे आपको सभी चीजें अगर आप सीख पा रहे हैं ना, सब चीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो देखो समय तो लगता है ना, अच्छी चीज़ सीखने में समय लगता है। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत और खूबसूरत घर बनवाना चाहते हैं, तो उसमें तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, टाइम भी लगेगा, टाइम के साथ पैसा भी लगेगा। ठीक है, ये तो एक नियम है कि कोई भी चीज़ जो सस्ती होती है वो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, डेफिनेटली नहीं हो सकती। मैंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस देख लिया है लाइफ में, एजुकेशन के मामले में देख लीजिएगा या किसी भी अदर फील्ड के मामले में देख लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छी चीज़ कभी सस्ती नहीं होगी और सस्ती चीज़ कभी अच्छी नहीं हो सकती। और याद रखिएगा कि जो बड़े मकान होते हैं वो हमेशा देर से ही बनते हैं, यानी कि जो लोगों का जिनका सपना होता है एक बड़े एग्जाम को क्रैक करने का, उनको समय तो लगता ही है। क्योंकि अगर आप एक छोटी कॉलोनी में आप बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो छोटे घरों के मुकाबले उस बिल्डिंग को बनने में काफ़ी वक्त लगता है, बिकॉज वो बिल्डिंग बन रही है, एक बड़ी इमारत बन रही है, और उस बड़ी इमारत को बनने के लिए समय तो लगेगा। तो इसलिए छोटी जॉब के लिए छोटी मेहनत, छोटी सोच, कम पैसा। ठीक है, लेकिन बड़ी जॉब के लिए ज़्यादा पैसा, ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम भी लगेगा। लेकिन जब आपको बड़ी जॉब आपको मिलेगी ना, तो छोटी जॉब वाला जो व्यक्ति होगा वो आपके अंडर ही काम करेगा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। किसके बारे में? अब हम बात करेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में, है नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में, डेसिमल के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जो अपने आप को ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेता हूं मैं
0.129758174 इसी तरीके से डॉट 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 आगे तक चलता चला जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर होगा नो, नेवर। हम इसको कभी भी जो है, कभी भी हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो ये रिपीटेशन होता है वो केवल और केवल आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के रिपीटिंग डेसिमल में होगा। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अंडर रूट 3 है ना। तो अंडर रूट 3 अगर आप निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होगी 1.732, है ना। ये भी अनंत तक चली जाएगी, यानी ये भी अप्रोक्सीमेट होगी, ये कोई फिक्स नहीं होती, ये फिक्स नहीं होगी, ये भी अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और ये भी आपका P अपॉन Q में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं अंडर रूट 2 के बारे में, तो इसकी वैल्यू है 1.1414, और ये भी जो है आपका क्या होगा 414 होगा। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, और ये भी आपका P अपॉन Q यानी कि फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, आप इसको लिख ही नहीं सकते फ्रैक्शन में। ठीक है, अब जैसे कि एक बच्चे ने कल मुझसे पूछा कि पाई क्या है, तो पाई भी क्या है, पाई मैं अभी बताऊंगा आगे क्या है। ठीक है ना, चलो आप इसको पहले इतना कॉपी कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से ऐसे करके ना, ये जो क्लास है, क्लास का जो सीरियल नंबर जो चल रहा है ना, ये हिस्ट्री वाला गलत हो गया। यहाँ से हिस्ट्री की जो क्लास का सीरियल वाइज है वो गलत हो गया। इसको कर लेना, ठीक है। चलो, हाँ जी, तो क्लियर हुई इतनी बात। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे। तो आप इस बात से क्या समझे, कि इस बात से हम ये समझे, देख रहे वो बाइंडर गिर गया। तो इस बात से हम ये समझे, इस बात से हम ये समझे हैं कि ये जो हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है ये कभी भी P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। और इसी से ही हमारा क्या बन के तैयार हुआ है, इसी से ही हमारा बन के तैयार हुआ है इरेशनल नंबर। क्या हुआ है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर को बोलते हैं हम हिंदी में अपरिमेय संख्या। क्या बोलता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन समझ लीजिएगा। अपरिमेय संख्या को हम कभी भी P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या थी ना, कि हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे जो हमारा Q होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, और जो P है और जो Q है वो इंटीजर होने चाहिए। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे कुछ उल्टा हो जाएगा उसका, कि यहाँ पे हम अपरिमेय संख्या को कभी भी हम जो है P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और साथ ही यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल होंगे, जैसे मैं बात करना चाहूँगा एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैं मान लेता हूँ रूट में 19। ठीक है, रूट 19 हो गया, क्योंकि रूट 19 को आप सोल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे रूट हो गया 23 हो गया। ठीक है, ETC। तो ये सभी क्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब एक बच्चे ने मुझसे कल पूछा था कि सर पाई क्या है, तो बेटा पाई जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है, और पाई की जो वैल्यू है वो, मतलब अगर पाई को देखेंगे तो ये होगा 3.1412 डॉट डॉट डॉट। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और ये भी याद रखेंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी, सॉरी 16 हो गया, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी,
इसकी वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होती। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जो हमारा पाई होता है उसकी वैल्यू 22/7 होती है, ये गलत है। पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होती है, लगभग वैल्यू होती है 22/7, यानी कि 22/7 इसकी लगभग में वैल्यू आती है। ठीक है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल फिक्स वैल्यू है पाई की 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 है, वो लगभग में आती है। ठीक है, याद रखिएगा इस बारे में। और पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे कि अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कल परसों उस दिन की क्लास में कि सर ये पाई अपरिमेय संख्या है, क्यों क्यों है परिमेय संख्या? अरे भाई परिमेय संख्या तो इसलिए है ना क्योंकि क्या है, क्योंकि पाई की वैल्यू 27/7 22/7 तो नहीं होगी, क्योंकि 22/7 अपने आप में तो एक परिमेय संख्या है, तो ये कैसे हो जाएगा भाई? ठीक है ना, तो आप इस चीज को समझे कि पाई अपरिमेय संख्या है। अब जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर जी जीरो के बारे में बताओ। ठीक है, जीरो के बारे में, तो भैया जीरो है, जीरो तो हालांकि जीरो के बारे में अगर बात करें तो जीरो के बारे में अगर मैं बात करूं नेगेटिव उसमें इवन और ओड के मैटर में तो ये इवन नंबर है ना। चलो खैर ये चीजें मैं जीरो के बारे में तो आगे समझाऊंगा, है ना, क्योंकि ये जीरो बीच में फिर दिक्कत करेगा। पहला आप इतना समझ के चलिए और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अपरिमेय संख्या क्लियर हुआ। अपरिमेय संख्या यानी कि हाँ, एक चीज और थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे मैं अपरिमेय संख्या के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूं मैं और डिटेल में कि जो अपरिमेय संख्या होती है ना वो किसी भी प्राइम नंबर का रूट भी होती है ना। ये किसी भी प्राइम नंबर यानी कि जो है अभाज्य संख्या का रूट भी होती है। जैसे देखो ये 19, ये क्या है, एक जो है एक प्राइम नंबर है और इसका ये रूट है ना। तो आप लिख सकते हैं इस बारे में भी, ठीक है, कि ये जो है एक प्राइम नंबर का अंडर रूट होते हैं, जैसे अंडर रूट 3 भी होगा, है ना, जैसे पाई हो गया, है ना। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आप मान लीजिएगा क्लास नंबर 7, ठीक है, क्योंकि एक क्लास नंबर 6 तक का मैंने शायद रिपीट कर दिया लगभग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रियल नंबर से हम क्या समझे, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहूंगा रियल नंबर्स के बारे में। तो अगर हम बात करें रियल नंबर्स के बारे में, तो जो हमारे रियल नंबर होते हैं हम उसको 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होता है हम सब जानते हैं कि वो परिमेय संख्या होती है, यानी कि एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म, यानी कि हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो P होगा, सॉरी जो Q होगा वो जीरो नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करें थोड़ा और डिटेल के बारे में, जहां पे यानी वेयर P एंड Q आर इंटीजर, यानी कि P और Q जो होंगे वो इंटीजर भी होंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या में। और इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग जो भी डेसिमल होंगे वो हमें हमारे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, यानी कि कैन नॉट बी एक्सप्रेशन इन P/Q। ठीक है, यानी कि हम इसको P/Q में नहीं लिख सकते इरेशनल नंबर को। ठीक है ना। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर के इंटीजर के बारे में। क्योंकि हमने डेसिमल तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर को मैं काफी सारी डिटेल में आपको समझा दूंगा। इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, पहले इंटीजर को समझ लो, उसके बाद हम डिटेल में इंटीजर को पढ़ लेंगे। तो अगर मैं बात करूं रियल नंबर के बारे में, देखना बच्चों कहीं से कट तो नहीं रहा ना। ठीक है, अगर मैं रियल नंबर के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा कि जो रियल नंबर है मैंने आपको बताए थे सबसे पहले इंटीजर, एक तो इंटीजर बताया था और एक बताया था डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम बोलते हैं हिंदी में क्या, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अब क्या होता है इंटीजर, थोड़ा सा ध्यान में लिखना।
ठीक है। देखो, जो इंटीजर होते हैं ना, उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ p अपॉन क्यू। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ p अपॉन क्यू, यानी कि हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में, p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जहां पे जो हमारा Q होगा ना, वो हमारा एक होगा। क्या होगा, एक होगा। ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा कि जहां पे जो Q होगा वो एक होगा, यानी Q की वैल्यू एक होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल में समझाता हूं, है ना। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिएगा 7, जैसे 11, है ना, जैसे 13 हुआ। ठीक है। और जैसे मान लीजिएगा 15 हुआ, है ना। जैसे मान लीजिएगा -8 हुआ, -4 हुआ। ठीक है। तो ये हमारे सब क्या है, इंटीजर है। अब आप समझ रहे होंगे कि सर इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो जैसे मुझे 7 को लिखना है तो 7 अपॉन 1 लिख दिया। और ये एक कहाँ से आया, क्योंकि 7 अपॉन क्यू को अगर मैं डिटेल में समझूं तो ये इसी फॉर्म में तो लिखा है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में। बोलो हाँ के ना, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है। तो